गहरी अंधेरी काली रात थी और ऊपर आसमान में बादल रह रह कर गरज रहे थे, लेकिन बरस नहीं पा रहे थे। शायद कायनात आज उन बादलों की बजाय एक शख्स की बरसती आंखों में भीग रही थी। वो शख्स जो एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा था। उसके आसपास शराब की कई खाली बोतलें और सिगरेट का ढेर लगा हुआ था, जो कई जली हुई तो कई बुझी हुई थी। तस्वीरें थी जिन्हें वो बुरी तरह फाड़ चुका था, लेकिन फिर बार बार उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक तस्वीर जिसे उसने 6-7 टुकड़ों में फाड़ दिया था, वो पूरी तरह से जुड़ गई थी और उसके सामने नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। उस तस्वीर को देखते हुए उस चेहरे पे भयानक दर्द उतर आया और वो ज़ोर से चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा पहाड़ भी डर के साए में गूंज उठा। चीखने के बाद भी वो शख्स बिलख कर रो पड़ा। उसका रोना हृदय को चीर देने वाला था। उसके कानों में बस 2-4 लाइनें बार बार गूंज रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करूँगी, औकात क्या है तुम्हारी? मैं सिर्फ़ और सिर्फ मयंक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तभी उसके कान में एक और आवाज़ गूंजी, मयंक मेरे भाई, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू तो मेरा अपना है, मेरा छोटा भाई है। अरे कैसा भाई, सगा भाई थोड़ा हूँ, सौतेला हूँ। और सच कहूँ, अगर इतने बड़े एम्पायर के बदले में मुझे सगे भाई को भी लात मारनी पड़ती तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकता। वो क्या है ना, मैं आपकी तरह महान तो बिल्कुल नहीं हूँ जो बस सारा दिन परिवार के नाम की माला जपता रहूँ। भाई, पैसा भी तो चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। कहते हुए वो हंसा और उस लड़की दिव्या के साथ जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। देख रही हैं माँ, आप आज मेरा ये छोटा मुझसे कैसे बात कर रहा है? वो शख्स जाकर एक महिला के सामने जाकर बोला तो वो महिला दूसरी लड़की के पास गई और उसे खींचते हुए बोली, ये किस तरह बदतमीजी से तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो? ये भी कोई तरीका हुआ? असली तरीका तुम्हें मैं सिखाती हूँ। कहते हुए उनके चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने अपने नौकरों को आवाज़ लगाई और चीखते हुए बोली, बाहर फेंक दो इस कचरे को। अब मेरे घर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ आप भी? वो शख्स हैरानी से बोला। उसका चेहरा देख वहाँ पर खड़े वो तीनों लोग और उसके साथ खड़े 2 अन्य लोग भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तुझे क्या लगा? तुझे बेटा बेटा कहकर बुलाने से मैंने सच में तुझे अपना बेटा बना लिया? भूल मत, तू मेरा नहीं, उस रागिनी का बेटा है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत कहती हूँ। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज मैंने उसकी ही बेटी से उसका सब कुछ छीन लिया। आज से ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, ये सारा एम्पायर, दौलत शोहरत सब मेरी हुई। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आप सब अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। अरे ये धोखा देने से पहले एक बार मुझसे यूं ही कह देते, मैं खुशी खुशी अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देता। लेकिन आपके इस धोखे ने आज मेरे दिल में आप सबके लिए जो प्यार और विश्वास था बुरी तरह से तोड़ दिया। आग लग गई है उन सभी भावनाओं को जो मेरे दिल में आप लोगों के लिए थी। आपको देखकर मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ सिर्फ माँ होती है और सौतेला और सगा कुछ नहीं होता। लेकिन आज मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। कहते हुए उस शख्स ने अपने आंसुओं को पोंछे और एक ठंडी सांस ली। अब वो शख्स उस बंगले के हॉल में बीचों बीच खड़ा था और सब तरफ अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। जा रहा हूँ मैं इस घर से, लेकिन याद रखिएगा, जो आग आपने आज मेरे अंदर लगाई है उसे अब मैं कभी भी नहीं बुझने दूंगा। उस आग की तपिश अब आप सब लोगों को जलाएगी। धुआं उठेगा और बेहद उठेगा, जिसमें आप सब लोगों की आंखें मचेंगी। उस शख्स ने अपना चेहरा बिल्कुल कठोर करते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त अंगारों की तरह लाल थी और गुस्से से चेहरा बिल्कुल जल रहा था। उसकी बात सुन सब लोग हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल वो सब लोग यूं शांत हो गए जैसे उन्हें किसी सांप ने सूंघ लिया हो। आकर्ष कपूर, उस शख्स जो पहले मोम की तरह पिघल रहा था और अब पत्थर की तरह कठोर बना हुआ था, उसने अपनी कमर में खोस रखी पिस्टल निकाली और 3 फायर उस हॉल के सीलिंग पर लगे 3 झूमर पर
एक एक कर चला दिया। वो तीनों झूमर पल भर में नीचे गिरे और कांच पूरी तरह फैल गया। वो सारे लोग डर कर पीछे दीवारों के साथ चिपक गए थे, लेकिन आकर्ष वहीं हॉल के बीचों बीच खड़ा रहा। उन सब का हाल देख वो व्यंग से मुस्कुराया और फिर अपने हाथ में पकड़ी गन को देखते हुए बोला, ये सब कुछ मैंने अपने जुनून से बनाया था। वो जुनून जो मेरे अंदर किसी नशे की तरह कूट कूट कर भरा है। आप सब लोग मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन वो जुनून कभी नहीं छीन सकती। मुझे उस नशे से कभी दूर नहीं कर सकती। गेम बदली जाएगी और बड़ी बुरी तरह से बदली जाएगी, क्योंकि तुम लोग सिर्फ खेल खेलना जानते हो और मैं उसे पलटना। आकर्ष कपूर हारता नहीं, लेकिन जब दूसरों को हराने पर आए तो उसकी सांसें तक छीनने का दम रखता है। कहते हुए उसने उस पिस्टल से सामने दीवार लगा बड़ा सा फैमिली फ़ोटो पल भर में चकनाचूर कर दिया और पिस्टल से उड़ते धुएं के साथ अपने होठों से खेल उस घर से बाहर आ गया। आकाश उस बंगले से बाहर आ रहा था, लेकिन तभी उसके कदम अचानक से रुके और वो उस लड़की दिव्या की तरफ बढ़ गया, जो अभी भी मैंक की बाहों में खड़ी थी। मुझे छोड़कर कोई और ढूंढा भी तो किसे ढूंढा? जो मेरे 20 सालों में नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? पर खैर, तुम भी तो गिरगिट ही हो। खूब बनेगी तुम दोनों की। इतना कहकर उसने उसके गले में पहनी हुई चैन खींच ली, जिसमें एक ताबीज़ बंधा हुआ था। उसने आहिस्ता से वो ताबीज़ निकाला और वो चैन दिव्या के मुंह पे वापस मारी और बोला, तुम जैसी लड़कियों पे विश्वास से जुड़ी चीज़ें जचती नहीं। सब लोग अब हैरानी से उसे देख रहे थे। कहाँ तो वो लोग सोच रहे थे कि इन सब से वो बुरी तरह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कहाँ वो उसकी सोच के विपरीत बिल्कुल बेफिक्र सा लग रहा था। बाहर गार्डन की साइड बनी हुई पार्किंग में उसकी चमचमाती लग्जरी कारों को जैसे उसका ही इंतजार था, लेकिन वो उन्हें एक नज़र देख आंखों पे गॉगल्स चढ़ाते हुए बाहर आ गया। सुबह की कड़वी यादों में खोया वो शख्स रात के अंधेरे में उन्हें अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था। जब नशा खुद पर हावी हो गया तो उस चोटी पे लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ उसी चोटी के नीचे बह रही एक नदी के किनारे पर शायद एक लड़की, शायद इसीलिए क्योंकि दिखने में तो इंसान ही थी, लेकिन लगता था कई इंसानी रूपी भेड़ियों ने उसे इंसान रहने नहीं दिया था। बुरी तरह जख्मी वो लड़की, जिसके शरीर का ऊपरी मांस लगभग हर जगह से नोच लिया गया था। वो कमज़ोर इतनी हो चुकी थी कि हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही थी। बस एक चेहरा था जिस पर कोई जख्म नहीं था। शायद उन भेड़ियों के लिए उसका चेहरा कीमती था। वो किनारे पे पड़ी अपने अपनों को याद करके रो रही थी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है बाबा। अब हम इस ज़िंदगी को और नहीं जी सकते। हमें मरने दीजिए। हम वादा करते हैं आपसे कि अगले जन्म फिर से आपके घर जन्म लेंगे, लेकिन लड़की बनकर नहीं। कहते कहते वो एक बार फिर बिलख कर रो पड़ी और रोते रोते ही जोर से चीख कर उस नदी में कूद गई। ऊपर खड़ा आकर्ष भी अपनी पीठ उस खाई की तरफ कर खड़ा था। मौका दे रहा हूँ तुझे ये ज़िंदगी। अगर आज तू मुझसे दूर हुई तो सब शांत हो जाएगा, लेकिन अगर तूने साथ दिया तो मुझे तबाह करने वालों की तबाही में खुद अपने हाथों से लिखूँगा। कहते हुए वो पूरी तरह से पीछे झुका और फिर सब शांत हो गया। आवाज़ आई तो सिर्फ पानी में किसी के कूदने की। अगले दिन सुबह एक लड़की, जिसका पूरा बदन सफ़ेदी से चमक रहा था क्योंकि कुछ तो कमजोरी और कुछ शरीर के खराब हालात, उसका पूरा मांस पानी में बुरी तरह गल चुका था। वो नदी के किनारे पड़ी थी और उसके साथ ही एक लड़का उसके पैरों के पास पड़ा था। शायद दोनों पानी में तैरते हुए वहाँ पहुँचे थे, या फिर शायद कुछ और बात हो। अब ये तो उन दोनों को ही पता था। सूर्य की किरणें आंखों पे पड़ी तो आकर्ष ने धीमे से अपनी आंखें खोली। एक पल को उसे अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल कल पूरे दिन का मंजर उसके सामने घूम गया। उसके अपनों से मिला धोखा उसकी आंखों में आग बनकर जलने लगा। वो खड़ा होने लगा, तभी उसकी नज़र उस लड़की पे गई जिसे उसने कल रात पानी में डूबने से बचाया था। जब उसने पानी में छलांग लगाई तभी उसे अपने आसपास कोई ज़िंदगी के लिए जूझता सा महसूस हुआ, जो बुरी तरह से पानी के बीच घुट रहा था और जिसकी सांसें बस किसी पल थमने को ही थी। ए लड़की, कहते हुए वो उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने जब सब कुछ छोड़
उसने सब कुछ छोड़ पहले उसकी नब्ज चेक की तो उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि उसकी नब्ज धीरे धीरे ही सही लेकिन चल रही थी। उसने उसको पलटना चाहा, लेकिन तभी आंखों की आंखें दिव्या का चेहरा आ गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पे दर्द के भाव आए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसने उस लड़की को कंधों से पकड़ा और पलटकर उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। बिल्कुल परियों सा चेहरा, एकदम गोरा गोरा, और पूरे चेहरे पे कोई भी दाग नहीं। आंखें छोटी छोटी लेकिन पलकें घनी थी। पतली सी नाक जिस पर उसने मोतियों वाली नोज रिंग पहन रखी थी, और हल्के हल्के थर थर काँपते होंठ। एक पल को आकर्ष भी उस चेहरे में खो गया, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान उस लड़की की बाकी जिस्म पे गया, जिसे देखकर आकर्ष की आंखें फटी की फटी रह गई और उसमें दर्द तैरने लगा पूरे जिस्म पर। पहने कपड़े भी उस जिस्म पर दिए जख्मों को छुपा नहीं पा रहे थे, जिस पर मांस ना के बराबर था, जैसे कई सालों से ही उसे खाने को कुछ ना दिया गया हो, उस पर कड़ी यातनाएं की हों। अचानक से वो लड़की मुझे मार दो, मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो, बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुन आकर्ष वापस होश में आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की के साथ क्या करे। उसे यूं ही छोड़कर तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी हालत देखकर ये साफ था कि उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। इलाज के साथ साथ किसी अपने के ध्यान की भी इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने बिना कोई देर की उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से चल पड़ा। कुछ भी नहीं था उसके पास सिवाय गोद में उस लड़की के। उसके दर्द को देखकर अपना दर्द तो जैसे वो भूल ही गया था। खुदा ने तुझे दर्द दिया तो तुझे दर्द हुआ, लेकिन मेरा दर्द तुझे बेदर्द बना देगा। दोस्तों, इस कहानी का ये छोटा सा चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो कहानी का नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी अपलोड करूँगी। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।